गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आपके सामने एक मैथमेटिक्स का लेक्चर देते हुए, ये लेक्चर आपका 10th क्लास का होगा। 10th क्लास के हम बेसिक से लेकर एडवांस पार्ट तक कवर करते हुए निकलेंगे। मैं सूरज स्कूल बुलाना परिवार की तरफ से आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभिभावकों से भी और स्टूडेंट से भी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है वो चीज़ आपको समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं ताकि हम जो भी कमेंट आपके मिलेंगे उनके बिहाफ पे हम आपको आंसर कर सकें और हम आपको बता सकें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम आज 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और 10th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। अगर आप मेरे 6, 7, 8, 9 के वीडियो देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है, कैसा है, क्या नहीं है, इसमें होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, तो वो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है नंबर सिस्टम के अंदर वो आपका रियल नंबर है। आपने जो नंबर पढ़ना है वो कौन सा नंबर पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर में बेसिकली दो चीजों की हम खास जिक्र करेंगे। दो चीज कौन कौन सी है मैं उनके बारे में लिख देता हूं। ये दोनों ही थ्योरम है। तो कौन कौन सी थ्योरम है? एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, एक तो ये है। दूसरी है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन दो चीजों का हम जिक्र करेंगे और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के बारे में बात करूं तो वो भी इंपॉर्टेंट है और अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करूं तो ये भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ही बहुत अहम रोल है इस पूरे चैप्टर में और इन दोनों का ही जिक्र करना है इस पूरे चैप्टर में हमने। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे कि ये चीजें हैं क्या और उनमें कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एक चीजों के बारे में मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले इस टर्म के बारे में, लीमा टर्म के बारे में बता दूंगा आपको। तो लीमा टर्म क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुकी है और इस प्रूवन स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लीमा का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लीमा का मतलब होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव कर दी गई है और हम उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। बात समझ में नहीं समझ में? देखिए, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी फिजिकली प्रूव कर दी गई है। जैसे कि मान के चलो यहां पे मुझे ये पता है a इज इक्वल टू b है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके सामने, इस एग्जांपल को समझिएगा, इससे आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू b। हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और दूसरी स्टेटमेंट और वेरीफाई करते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अगर हम इसको भी प्रूव कर देते हैं, ये क्या है आपकी प्रूव्ड, ये पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है। समझ आ गया? ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू b और हम प्रूव क्या कर रहे हैं? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इसका मतलब लीमा का मतलब क्या होगा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए कि दूसरी स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई हो जाए। अब आपका ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लीमा आपका क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ये दो चीजों का जिक्र करता है, एक तो डिवीजन का भी आपको जिक्र मिलेगा इसके अंदर, डिवीजन के क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेंगे। एक आपका एचसीएफ निकालने में बहुत हेल्प करेगा। एचसीएफ तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों ही चीजें निकालने में बहुत मदद करेगा आपकी। चलिए सीखते हैं इस चीज को। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी कि यहां पे हमारे पास a और b दो इंटीजर हैं। हमारे पास क्या है? a और b दो इंटीजर वैल्यू
Q आ जाए और एक क्या आ जाए, R आ जाए, एक Q हो मेरे पास और एक R हो, तो ये स्टेटमेंट कहती है, इसका स्टेटमेंट का प्रूवन क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये हमें प्रूव्ड है, ये चीज क्या है हमारी प्रूव्ड है, और इसका यूज करके हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये थ्योरम है क्या। अब इसका ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि मेरे पास क्या है, A और B दो इंटीजर है और कोई होल नंबर है Q, और एक मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है R। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है, इसमें ध्यान देने लायक क्या है कि R की वैल्यू 0 और 0 से क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, R की वैल्यू 0 या फिर 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने लायक क्या है कि ये जो चीज है ये B से हमेशा छोटी रहेगी, ये जो आपकी चीज है क्या रहेगी, B से हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है। अगर मैं एक एक चीज को इसमें बताऊं कि एक एक चीज है क्या, अब स्टेटमेंट में तो हमें एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि चीज क्या है, तो A यहां पे है डिवाइडेड, एक एक को बताऊंगा कि ये चीज होती क्या है, ये है डिवाइजर, डिवाइजर, ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका रिमाइंडर, और इससे ये थ्योरम प्रूव हुई है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, बट B से क्या होगी, आपकी छोटी होगी, ये टर्म इसी की है। ये कंडीशन जब तक आपकी ट्रू नहीं होगी तब तक ये स्टेटमेंट भी प्रूव नहीं होगी। ये कंडीशन क्या है कि R की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन B से क्या होगी, आपकी R की वैल्यू छोटी होगी हमेशा। मैं एक एग्जांपल से आपको इस चीज के बारे में समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जब मैं 117 को 117 को 14 से डिवाइड करता हूं, जब मैं 117 को 14 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वोशिएंट जो है वो होता है 8 और मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो आता है 5। रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, क्वोशिएंट 8 आता है और रिमाइंडर 5 आता है। अब देखिए यहां पे A की वैल्यू कितनी दे दी, इस टर्म में A की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 117, B की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 14, आपको Q की वैल्यू कितनी दे दी, 8, और R की वैल्यू कितनी दे दी, 5। आपने क्या करना है, आपने इस स्टेटमेंट में पुट करके देखना है, जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, देखो वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है कि इस टर्म से कौन सी वैल्यू कैसी आएगी, आपने ये चीज इसमें सिर्फ पुट करनी है। चलिए पुट करके देखते हैं इस चीज में कि ये चीज अब प्रूव होती है कि नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 117 इज इक्वल टू 14 इंटू में 8 प्लस में 5, इसका मतलब यही हुआ, इजंट इट, इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं, 117 इज इक्वल टू 112 प्लस में 5, 117 इज इक्वल टू 117, मतलब बात क्या है मेरी, बात एकदम ट्रू है, बात एकदम प्रूव्ड बात है, कोई दिक्कत बात में नहीं है। बात समझ आ गई आपको, आपकी बात क्या हो गई है, यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो चुकी है, वो स्टेटमेंट में आपके कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने स्टेटमेंट क्या लिखी थी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, आपके सामने वैल्यू दी थी, A की वैल्यू कितनी दी थी, 117 दी थी, B की वैल्यू कितनी दी थी, 14 दी थी, Q की वैल्यू 8 दी थी और R की वैल्यू कितनी थी आपके सामने 5। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू पुट करी है तो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो एकदम क्लियर थी, वो एकदम प्रूव। अब हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 117 यहां पे लिखता हूं तो 14, जब मैं 14 को 117 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 के ऊपर भाग जाएगा, आपको पता है। यहां पे कितना आएगा, 112 आएगा, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। क्या ऐसा ही था, क्या ये वैल्यू R की थी, बिल्कुल सही बात है। क्या ये वैल्यू Q की थी, ये भी बात ठीक है। क्या ये वैल्यू B की थी, ये भी बात ठीक है। और क्या ये वैल्यू A की थी, ये भी बात ठीक है। बात समझ आई कि हम जब 117 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो उसने कहा क्या था स्टेटमेंट में कि मेरा क्वेश्चन तो 8 आता है और रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। मतलब उसने सारी वैल्यू आपने को दे दी थी और उसने पूछा था क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है,
तो मैंने उसको प्रूव करके देखा है कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, प्रूव्ड है। बात समझ आ रही है? कहीं पे कोई अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इस स्टेटमेंट में अगर कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में आपका क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, अगर कोई नंबर 73 से डिवाइड होता है तो गिव्स 34 क्वेश्चन, मतलब भाग कितने के ऊपर जाएगा, भाग 34 के ऊपर जाएगा, एंड 23 एज अ रिमाइंडर, एंड 23 एज रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है। मैं एक बार फिर दोबारा वो स्टेटमेंट लिख देता हूं। मेरी स्टेटमेंट थी, यहां पे क्या था, a इज इक्वल टू bq प्लस r थी। यही स्टेटमेंट थी ना अपनी, a इज इक्वल टू bq प्लस r। अरे यही तो कहती है थ्योरम कि a इज इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लिख दी है। अब यहां पे क्वेश्चन मेरे सामने आया, क्वेश्चन में क्या आया, डिवाइडेड व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 73। मुझे यहां पे वो नंबर याद करना है जो 73 से जब डिवाइड हो। देखिए चीज को समझिएगा, चीज को ध्यान से देखिएगा कि मुझे वो नंबर याद करना है जब वो 73 से डिवाइड हो तो उसका क्वेश्चन कितना है 34 और उसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है भाई 23। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले दे क्या रखा है वो बात करते हैं। ठीक है, मुझे वैल्यू दे रखी है यहाँ पे किस किस की, b की। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 73। ठीक है, मुझे और वैल्यू किसकी दे रखी है q की। q की वैल्यू कितनी दे रखी है 34 स्टेटमेंट में दे रखी है। एक वैल्यू मुझे किसकी दे रखी है r की। r की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 23। ये मुझे तीन वैल्यूज दे रखी है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, उस नंबर की। नंबर की वैल्यू क्या होती है a। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। a क्या होता है, a इज इक्वल टू b r होता है। a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है। मैं पुट करता हूं स्टेटमेंट के अंदर a इज इक्वल टू 73 इंटू 34 प्लस में 23। यही तो स्टेटमेंट है। देखिए मेरे पास किस किस की वैल्यू थी, मेरे पास b की वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, मेरे पास q की वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, मेरे पास r की वैल्यू थी मैंने पुट कर दी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 2482 प्लस 23। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 2482। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस 23। टोटल टर्म कितनी बनेगी आपके सामने 2505 समथिंग, इतना आपकी टर्म बनेगी आपके सामने। ठीक है 2505 मतलब वो नंबर क्या है। अब अगर आपसे पूछता है कि वो नंबर क्या है तो वो नंबर कितना है 2505। जब आप 2505 को 73 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वेश्चन कितना होगा, वो भाग कितने के ऊपर जाएगा, भाग 34 के ऊपर जाएगा। और उसका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर होता है शेषफल, उसका शेषफल कितना बचेगा 23 बचेगा। समझ में आई? कैसे निकाली, मैं एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं आपको ये चीज कि मैंने ये चीज कैसे निकाली है। देखिए मेरे पास क्या दे रखी थी, मेरे पास वैल्यूज दे रखी थी। क्या क्या वैल्यू दे रखी थी, देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको कि a की वैल्यू मुझे निकालनी थी क्योंकि वो नंबर तो मुझे निकालना है जिससे डिवाइड हो। और b की वैल्यू मेरे पास दे रखी थी कितनी 73। मेरे पास q की वैल्यू कितनी दे रखी थी 34 और मेरे पास r की वैल्यू कितनी दे रखी थी 23। ये वैल्यू मुझे दे रखी थी। ये वैल्यू देने के बाद अब बचा क्या इसमें, मुझे क्या निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है। a क्या होता है आपका, a क्या होता है आपका bq प्लस r होता है। देखिए जैसा लिखा है मैंने a इज इक्वल टू bq प्लस r। मुझे वैल्यू पुट करनी है 73 इंटू 34 प्लस 23। 73 इंटू 34 कितना होता है 2482 प्लस 23। टोटल रिप्लाई कितना है मेरे पास 2505। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एक नंबर की वैल्यू आ गई। जो नंबर जब 73 से डिवाइड होता है
तो उसका भागफल कितना होता है, उसका भागफल 34 होता है, उसका रिमाइंडर कितना होता है, उसका रिमाइंडर आपका 23 होता है। बात समझ में आ गई नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप, अगर नहीं भी आई है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गई है तो शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when 117 is divided by 14, जब आप 117 को 14 से डिवाइड करते हैं तो देन हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इफ रिमाइंडर इज 5। अगर रिमाइंडर कितना है, देखिए इस टर्म को पढ़िएगा पूरी को, क्या लिखी हुई है टर्म, इस टर्म को पूरी को पढ़ना है हमें कि 117 को हमें किससे डिवाइड करना है, 14 से। हमें फाइंड आउट क्या करना है, भागफल फाइंड आउट करना है। अगर रिमाइंडर कितना बचे, अगर शेषफल आपका 5 बचे, मतलब ये कह रहा है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। देखिए 117 को जब 14 से डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, और यहां पे जो चीज है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए मैं फाइंड आउट करूं उससे पहले कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए मेरे फाइंड आउट करने से पहले बताइए फटाफट कितनी वैल्यू आएगी इसकी। नहीं, चलो मैं बताता हूं कितनी वैल्यू आएगी इसकी। देखिए कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है, जो आपके सामने सेटिस्फाइड इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर आपको पुट करना है। a की वैल्यू कितनी थी आपकी 117 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है आपकी, अरे b की वैल्यू कितनी है आपकी 14। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू इनटू क्या होता है, इनटू q, और वैल्यू किसकी r की कितनी दे रखी है 5। यही तो दे रखा है आपके सामने, अरे यही दे रखा है ना, यही दे रखा है। 5 किधर आएगा, इधर आएगा, 5 इधर आएगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 112 इज इक्वल टू 14q। q इज इक्वल टू 112 बटे में 14। 112 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके सामने, अरे 112 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 8। मतलब क्वेश्चन कितना बचेगा, क्वेश्चन 8 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये टॉपिक समझ में आया, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आगे काम आने वाला टॉपिक है, आगे काम भी आएगा, ऐसे ऐसे इक्वेशंस बहुत आएंगे आपके सामने। आपने इस बेस पे जितनी भी एक्सरसाइज है आपके पास वो आपने सोल्व भी करके देखनी है। अगर आपकी कोई परेशानी आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको बार बार उस चीज को पूछते रहना है। कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहेंगे कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, 117 कहां से आया, 14 कहां से आया, क्यों कहां से आया। ठीक है, कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एचसीएफ का स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो एचसीएफ निकालते हैं हम वो एल्गोरिथम की हेल्प से निकालते हैं, लेकिन उसके स्टेप हम आपको कल बताएंगे। जो स्टेप्स हैं इसके वो हम आपको कल बताएंगे। आज का काम क्या रहेगा आपका कि जितनी भी इसकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपने सोल्व करके देखने हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सारी प्रॉब्लम्स आपने सोल्व करनी है। कौन सी, डिवीजन वाली, ठीक है, डिवीजन वाली प्रॉब्लम आपने सोल्व करनी है। एचसीएफ वाली हम आपकी कल कवर करवाएंगे।